नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल एक बार उन्हें आपको ऑनलाइन क्लासेज में आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे पिछले जो टॉपिक में लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक, जिसमें द्वितीय भाग की आज हम चर्चा करेंगे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक जो कि शिक्षक भर्ती का महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, अब चीज आ रही थी कि पिछले टॉपिक में हमने जो दो मनोवैज्ञानिकों की चर्चा की, जिसमें एक नाम थॉर्नडाइक का लिया गया था और दूसरा हमने चर्चा की थी पावलोव। आज इस मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय काफ़ी नाम रहा है और अधिगम में उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका नाम रही है, और जिसके अंतर्गत उस मनोवैज्ञानिक को आप भली भांति से कई बार इसका चर्चा का नाम सुना है, और वो है स्किनर। बात आती है कि स्किनर, जब हम स्किनर का नाम लेते हैं तो सीधा सा ये स्किनर वही पहला व्यक्ति था जिसने अधिगम के अंतर्गत पुनर्वलन शब्द को पहली बार दिया था। स्किनर जो कि व्यवहारवादियों में भी इसका नाम मशहूर है और काफ़ी लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक रहा है। 20वीं शताब्दी का सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक कौन था? कि स्किनर था। कि 20वीं शताब्दी का सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक में इनका नाम लिया जाता है। 20वीं शताब्दी का सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक में इनका नाम लिया जाता है स्किनर का। स्किनर का जो पूरा नाम था, स्किनर के पूरा नाम की यदि हम बात करें तो स्किनर का पूरा नाम क्या था? कि स्किनर को हम ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर के नाम से जानते हैं। ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर के नाम से इसको काफ़ी लोकप्रियता रही। इनका नाम पूरा ये था, जिसे आप BF स्किनर के नाम से भी जानते हैं। इसको BF स्किनर भी कहा जाता है। बात करते हैं स्किनर की, तो स्किनर के यदि हम जन्म की बात करें, आखिर इनका जन्म कब हुआ? तो स्किनर का जन्म जो कि 20 मार्च 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 20 मार्च 1904 में इनका जन्म हुआ। फिर हमें इनकी मृत्यु की यदि बात करें, आखिर ऐसे मनोवैज्ञानिक की मृत्यु कब हुई? तो 18 अगस्त। कब हुई थी? 18 अगस्त में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर उनकी मृत्यु के सन की यदि बात करें तो 1990। कब हुई थी? 1990 में इनकी मृत्यु हुई। इसका मतलब जिस स्किनर का जन्म 20 मार्च 1904 में हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1990 में। अब चर्चा कर रहे हैं आखिर जो स्किनर था, जो कि 20वीं शताब्दी का सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक था। व्यवहारवादियों में इनका नाम काफ़ी मशहूर रहा है। इनका पूरा नाम ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर के नाम से काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। जन्म इनका 20 मार्च 1904 में और मृत्यु 1990 में हुई। अब चाहिए आती है कि इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है। यदि इनके कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें कि जो कि स्किनर का जो कार्य क्षेत्र रहा है वह था मिनेसोटा विश्वविद्यालय। कौन सा कार्य क्षेत्र रहा है? अधिकतर इन्होंने जो काम किया वो था, एक तो विश्वविद्यालय कौन था? कि मिनेसोटा विश्वविद्यालय। फिर यदि दूसरे कार्य क्षेत्र की यदि बात करें तो दूसरे कार्य क्षेत्र में जिस विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है वो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी आप काफ़ी समय तक इनमें कार्यरत रहे। ये तो उनकी कार्य क्षेत्र की बात की, लेकिन स्किनर जिन्होंने अधिगम के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर काफ़ी लोकप्रिय इनका कथन रहा है स्किनर का। तो स्किनर का जो लोकप्रिय कथन की यदि हम बात करें कि स्किनर का कौन सा कथन लोकप्रिय रहा है, तो उस कथन को यदि हम चर्चित करें, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इस तथ्य को बताया कि
कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वे अध्यापक की तैयारी की आधारशिला है। तो स्किनर का जो काफ़ी लोकप्रिय कथन था, स्किनर का जो काफ़ी लोकप्रिय कथन है, उस कथन के अंदर यदि हम बात करें तो इनका जो लोकप्रिय कथन था उसमें इन्होंने ये कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वे अध्यापक की तैयारी की क्या है, अध्यापक की तैयारी की आधारशिला। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की क्या मानी इन्होंने, आधारशिला मानी। किसको मानी थी, शिक्षा मनोविज्ञान को इन्होंने अध्यापक की तैयारी की क्या मानी थी, आधारशिला को बताया था। इसके अलावा स्किनर की यदि हम बात करें तो इन्हें काफ़ी अवार्ड मिले हैं। इनके अवार्ड के अंदर यदि नाम लिया जाता है तो इनके अवार्डों में नेशनल मॉडल्स ऑफ साइंस में इनको काफ़ी अवार्ड मिला। इसके अलावा इनकी जो लोकप्रिय पुस्तक थी, तो स्किनर की यदि हम पुस्तक की बात करें तो कौन सी इनकी लोकप्रिय पुस्तक थी, और उस पुस्तक के अंतर्गत यदि हम बात कर रहे हैं तो स्किनर की जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक रही है वो थी द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो स्किनर की जो लोकप्रिय पुस्तक थी उसका नाम था कि द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक रही है। तो हम जिस मनोवैज्ञानिक की चर्चा कर रहे थे उसमें एक नाम क्या आता है, स्किनर का नाम आता है। और स्किनर ऐसा व्यक्ति था जिसने थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, ऐसा थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, ऐसा सिद्धांत को आर्य सिद्धांत में क्या किया, परिवर्तित किया। तो स्किनर ने अधिगम के अंतर्गत क्या किया, अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक का जो ऐसा सिद्धांत था उस सिद्धांत को आर्य थ्योरी में क्या किया, परिवर्तित किया। इसका मतलब इनका जो सिद्धांत था अधिगम में, उस सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये काफ़ी लोकप्रिय रहा है। तो स्किनर मनोविज्ञान में इस तरह से अपने कार्यों के कारण काफ़ी लोकप्रिय रहे। तो ये तो हमने चर्चा की स्किनर। अगले मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, संभवतः जो आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। अगले मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एक सबसे लोकप्रिय और नाम आता है जिसने अधिगम की प्रक्रिया में काफ़ी योगदान दिया। तो अगले मनोवैज्ञानिक का पर हम जब चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जिस मनोवैज्ञानिक का नाम आता है वो है हल। इसका नाम है हल, का नाम है। अब चीज आती है कि हल जिन्होंने अधिगम के अंतर्गत काफ़ी योगदान दिया, जो कि अधिगम की प्रक्रिया में इन्होंने जो लोकप्रिय जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम था पुनर्बलन का सिद्धांत। अब चीज आती है कि हल है, तो हल का जन्म कब हुआ। हल के जन्म की यदि हम बात करें तो 24 मई को हल का जन्म कब हुआ, कि हल का जन्म 24 मई को हुआ था। सन की यदि बात करें तो 1884। कौन से सन में हुआ था, 1884 में हुआ था। यदि इसकी मृत्यु की यदि बात करें तो हल की जो मृत्यु हुई वो हुई थी 10 मई 1952। कब हुई थी, कि 10 मई 1952 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। अब चीज आती है हल, जो कि काफ़ी लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने जिस सिद्धांत को अधिगम में दिया था, अधिगम की प्रक्रिया में जिस सिद्धांत को दिया, उस सिद्धांत का जो नाम था हल का, उस सिद्धांत का नाम था पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या नाम था, पुनर्बलन का
सिद्धांत, इस पुनर्बलन के सिद्धांत को दूसरे शब्दों में हम परवलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या नाम दिया? परवलन का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। कई जगह से सुव्यवस्थित का सिद्धांत भी कहा गया। एकमात्र व्यक्ति था जिसने क्या किया? एसओआर सूत्र का प्रतिपादन किया। तो हल ने जिस सूत्र का प्रतिपादन किया उस सूत्र का नाम था, हल ने जो सूत्र दिया था वो था एसओआर सूत्र का भी क्या किया? प्रतिपादन किया। कई बार हमारे सामने आता है कि एसओआर सूत्र होता क्या है? तो एसओआर सूत्र का अर्थ है कि उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया। एसओआर सूत्र का उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया के नाम से भी हम इसको क्या है, इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा हल जो अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन के माध्यम से सीखने को क्या कहते हैं? महत्व देते हैं। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो हल ने एक पुस्तक लिखी थी और वो पुस्तक व्यवहार पर आधारित थी। हल की पुस्तक किस पर आधारित थी? व्यवहार पर आधारित थी। तो आज हमने जिन लोकप्रिय मनोवैज्ञानिकों की चर्चा की, जिसमें एक नाम तो हमने स्किनर का लिया और दूसरा नाम हमने हल का लिया, तीसरे मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरे मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें यदि देखा जाए वो भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। उन मनोवैज्ञानिकों की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक नाम आता है वुडवर्थ। किसका नाम आता है? वुडवर्थ का नाम लिया जाता है। अब चीज आती कि वुडवर्थ का एक काफ़ी लोकप्रिय कथन रहा है। और जिस समय मनोविज्ञान का जब प्रारंभ की बात हुई तो वुडवर्थ भी क्या थे? व्यवहारवादी रहे। वुडवर्थ भी क्या थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। इसके अलावा वुडवर्थ, जो कि इनका जन्म 17 अक्टूबर को हुआ। वुडवर्थ का जन्म कब हुआ? कि इनका जन्म 17 अक्टूबर को हुआ। यदि सन की यदि हम बात करें तो 1869 में हुआ था। 17 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। वुडवर्थ की मृत्यु की यदि बात करें तो वुडवर्थ की मृत्यु जो हुई वो 4 जुलाई 1962 में कब हुई थी? 4 जुलाई 1962 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। फिर यदि हम देखते हैं वुडवर्थ जो एक प्रेरक मनोविज्ञान के मुख्य क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं। तो प्रेरक मनोविज्ञान के प्रमुख क्या थे? ये समर्थक थे। और इसके अलावा वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक माने गए। वुडवर्थ किस विधि के प्रतिपादक थे? प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन थे? वुडवर्थ थे। वुडवर्थ का जो लोकप्रिय कथन था, वुडवर्थ का लोकप्रिय कथन जिसके आधार पर मनोविज्ञान को व्यवहार तक कैसे पहुंचा, उसके संदर्भ में वुडवर्थ ने जो कथन कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, उसके बाद
मन मस्तिष्क को त्यागा, उसके बाद किसको त्यागा? मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। ये काफ़ी वुडवर्ड का लोकप्रिय कथन रहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। इसके अलावा वुडवर्ड की एक लोकप्रिय पुस्तक है बिहेवियर्स, आखिर व्यवहार होता क्या है, काफ़ी लोकप्रिय रही है। इनके अलावा और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले जिस वैज्ञानिक की हम बात कर रहे हैं, तो चौथे नंबर पर जिस मनोवैज्ञानिक की हम बात कर रहे हैं, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है, और उस मनोवैज्ञानिक का यदि हम नाम लेते हैं तो उसका नाम था फ्रोबेल। क्या नाम था? तो चौथे नंबर पर जिस वैज्ञानिक की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक नाम आता है फ्रोबेल। किसका नाम लिया जाता है? फ्रोबेल का नाम लिया जाता है। ये काफ़ी लोकप्रिय थे। इनका पूरा नाम अगस्त फ्रोबेल था। अब चीज आती है कि फ्रोबेल जो कि एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। फ्रोबेल क्या थे? जर्मन शिक्षा शास्त्री रहे हैं। जर्मन के मूल थे और रहने के कारण और एजुकेशन में काफ़ी लोकप्रिय होने के कारण इनको शिक्षा शास्त्री के नाम से संबोधित किया। इसके अलावा फ्रोबेल के जन्म की यदि हम बात करें तो फ्रोबेल का जो जन्म हुआ वो हुआ था 21 अप्रैल को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1782 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1782 को इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु की यदि हम बात करें तो फ्रोबेल की जो मृत्यु हुई वे 21 जून को हुई 1852 में। मृत्यु कब हुई? 21 जून 1852 में इनकी मृत्यु हुई। अब चीज आती है, फ्रोबेल जिनका पूरा नाम अगस्त फ्रोबेल था, इन्होंने एजुकेशन के अंदर शिक्षा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत जिस तरीके के माध्यम से पढ़ाने पर बल दिया वो थी गार्टन शिक्षा पद्धति। कौन सी पद्धति थी? गार्टन शिक्षा पद्धति या शिक्षा प्रणाली। इसका यदि नाम देखा जाए तो किंडरगार्टन था। क्या नाम था? किंडरगार्टन पद्धति या प्रणाली भी कह सकते हैं। ये इनके द्वारा दी गई थी। अब यहाँ कई बार एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आखिर किंडर होता क्या है? तो किंडर का अर्थ होता है जो पौधशाला या बगीचों, बच्चों का बगीचा। अब चीज आती है कि आखिर किंडर प्रणाली ऐसी क्या है जो शिक्षा में काफ़ी लोकप्रिय हुई। किंडर प्रणाली एक ऐसी पद्धति है जो खेल के माध्यम से या खेल के द्वारा सिखाने पर बल देती है। कि खेल के द्वारा बच्चों को अधिगम करवाया जाए। यानी कि खेल के द्वारा बच्चों को क्या किया जाए? अधिगम करवाया जाए। यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए उन पर मानसिक रूप से बोझ नहीं दिया जाए,
खेल खेल में सिखाना क्या कहलाती है? किंडरगार्टन पद्धति कहलाती है, जो कि फ्रोबेल के द्वारा दी गई और काफ़ी लोकप्रिय रही है। तो आज हमने 4 लोकप्रिय मनोवैज्ञानिकों की एक सामान्य चर्चा की। सबसे पहले जिस मनोवैज्ञानिक की हमने चर्चा की उसमें नाम आया था स्किनर, जो कि काफ़ी अधिगम में लोकप्रिय रहा, व्यवहारवाद के अंतर्गत काफ़ी नाम चलता है, 20वीं शताब्दी का लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक माना गया। उसके बाद हमने चर्चा की थी हल की, जिन्होंने अधिगम में पुनर्बलन सिद्धांत दिया। उसके बाद हमने चर्चा की थी वुडवर्थ की, जो कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक थे, और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में वुडवर्थ का नाम भी अग्रण्य रहा है। उसके बाद हमने चौथे नंबर पर चर्चा की थी फ्रोबेल, जो कि एक जर्मन शिक्षा शास्त्री रहे हैं, जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली को काफ़ी लोकप्रिय बनाया और इन्हीं के नाम से काफ़ी लोकप्रिय रही है, जो खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने पर क्या देती है? बल देती है। तो इन 4 मनोवैज्ञानिकों की हमने चर्चा की। संभवतया ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। हो सकता है इस टॉपिक के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन निरंतर करते रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।